बीच समुद्र में 34 दिनों तक बगैर खाए पिए ये 3 लोग आखिर जिंदा कैसे रहे? और बीच रास्ते में फ्यूल खत्म होते ही प्लेन को समुद्र में लैंड करवाया गया। इस प्लेन का राफ्ट साइज में तो छोटा था, लेकिन फिर भी इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। फिर क्या था, तीनों नेवी ऑफिसर इस राफ्ट में सवार होकर इंतजार करने लगे कि कोई तो आएगा हमें बचाने के लिए। कुछ ही घंटों बाद एक एयरक्राफ्ट उन्हें ढूंढते हुए पहुंच गई, पर इस विशाल समुद्र में एक छोटे से राफ्ट में बैठे 3 लोगों को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए रेस्क्यू टीम उन्हें नहीं देख पाया और वापस लौट गई। विशाल समुद्र, एक छोटा सा राफ्ट और राफ्ट में बैठे 3 लोग। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय पानी के। रेस्क्यू टीम के वापस जाने के बाद उन्हें घर जाने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आई। राफ्ट में ना तो खाने का सामान था और ना ही पीने के लिए मीठा पानी। भूखे प्यासे उन्होंने किसी तरह एक दिन गुजार लिया, पर रात गुजारना इतना भी आसान नहीं होता। उनका राफ्ट इतना छोटा था कि उनमें से कोई भी उसमें सो नहीं सकता था। रात में कुल्फी जमा देने वाली ठंड से भी बचने का कोई भी जरिया नहीं था। लेकिन करें भी तो क्या करें? आधी रात को पायलट को प्यास लग जाती है, लेकिन पीने के लिए समुद्र के पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था। अगली सुबह पायलट सूरज को देखकर यह अनुमान लगाता है कि अगर हम इसी तरह बहते रहे तो कुछ ही हफ्तों में किसी न किसी आइलैंड तक पहुंच जाएंगे। तभी जिन कहता है कि यहां पर बहुत सारी मछलियां तैर रही हैं जो हमारे भूख को मिटा सकती है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए हमें कांटे की जरूरत पड़ेगी। तब टोनी अपना खाली गन निकालता है और बंदूक में लगाई स्प्रिंग का यूज करके वो कांटा बना लेता है। उस कांटे को पानी में डालकर मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसके कांटे में कुछ फंस जाता है। वो बार बार रस्सी खींचने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में रस्सी भी टूट जाती है। ये सब देखकर टोनी निराश हो जाता है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। उसके पीछे टोनी भी कूदने वाला होता है। तभी हेराल्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शार्क पाए जाते हैं। ये सुनते ही टोनी तुरंत ही बोट में चढ़ जाता है। भूखे प्यासे इसी तरह करीब 5 दिन गुजर जाते हैं। इन 5 दिनों में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, इसलिए वो तीनों बहुत कमजोर हो जाते हैं। जब प्यास हद से गुजरने लगती है तब टोनी समुद्र का ही पानी पीने की कोशिश करने लगता है, पर उसके साथी उन्हें रोक लेते हैं और कहते कि अगर तुम इस पानी को पीते हो तो ये तुम्हारे बॉडी को और भी डिहाइड्रेट कर सकती है। अचानक से हेराल्ड को यह याद आता है कि उसके जेब में एक पेंसिल रखी हुई है। वो पेंसिल निकालकर एक चार्ट बनाने लगता है जिससे वो अपने लोकेशन का पता लगा सके। अब वो एक पायलट थे, इसलिए उन्होंने कुछ ही मिनटों में डायरेक्शन का पता लगा लिया। उनकी ये बोट जापान की ओर जा रही थी, इसलिए उन्होंने अपने लाइफ जैकेट से एक लंगर बनाया। ये लंगर राफ्ट को पानी में बहने से तो रोक ही सकता था, इसके साथ साथ इसे पानी से ऊपर उठाने पर उनका राफ्ट हवा के दिशा के साथ आगे भी बाज सकता था। ठीक उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तभी बारिश होना शुरू हो जाती है। यह देखकर सभी के चेहरे पर खुशी झलक आती है और आसमान की एक एक बूंद को पीने की कोशिश करने लगते हैं। अगली सुबह जिम फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है, पर वह खुले हाथों से एक भी मछली नहीं पकड़ पाता, जिससे जिन परेशान होकर अपनी जेब से एक चाकू निकालता है और निशाना लगाकर एक मछली पर मार देता है। चाकू सीधे शार्क के बच्चे को लगती है। तब जिन किसी तरह से उस मछली को पकड़कर अपने राफ्ट में ले आता है और उसे मारकर खाने लगता है। पिछले 1 हफ्ते के बाद खाने के नाम पर वो कच्ची मछली खा रहे थे। इसके बाद उनके शरीर में थोड़ी बहुत जान आ जाती है। कुछ ही देर बाद उनके राफ्ट के चारों ओर शार्क घूमने लगती है। दरअसल यहाँ पर छोटे शार्क का खून पानी में घुल चुका था। इसी को सूंघते हुए बहुत सारे शार्क राफ्ट की ओर आने लगे। अगली सुबह वो देखते हैं कि सामने कोई आइलैंड है। ये देखकर वो अपने बाकी साथियों को दिखाता है, पर उसके साथी जवाब देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सिर्फ तुम्हारा भ्रम है और कुछ भी नहीं। इसी तरह करीब 15 दिन गुजर जाते हैं। उन्हें फिर से भूख लगने लगती है। तभी जिन देखता है कि उसके बोट में एक पक्षी बैठा हुआ है। वो अपने पैकेट से गन निकालता है और उस पक्षी को शूट कर देता है। घायल पक्षी समुद्र में गिर जाता है। अब हेराल्ड सीधे पानी में कूद जाता है उस पंछी को वापस लाने के लिए। तभी एक शार्क भी उसके पीछे आ रही होती है। वो जल्दी जल्दी अपने राफ्ट की ओर आकर बैठ जाता है और शार्क उसके बोट के नीचे से निकल जाती है। इसी तरह करीब 30 दिन गुजर जाते हैं। इस 30 दिनों में उनका शरीर इतना कमजोर पड़ जाता है कि बोलने की भी ताकत नहीं बचती। ठीक उसी रात फिर से बारिश होती है और फिर से उन्हें पीने के लिए पानी मिल जाता है। लेकिन यह बारिश अपने साथ एक बहुत बड़ा तूफान लेकर आया था। इस तूफान में उनकी बोट पलट जाती है। किसी तरह से तैरकर वो उलटी बोट पर ही बैठ जाते हैं और किसी तरह से वो इस भयानक तूफान से बच निकलते हैं।
रात भर तूफान से लड़ने के कारण वो लोग इतना थक चुके होते हैं कि वो बोर्ड के ऊपर ही जिंदा लाश की तरह सो जाते हैं। टोनी अपने घर वालों को याद करते हुए कहता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही होगी। उसकी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, उसकी शादी भी तो करवानी है। इतना सब कहते ही टोनी उठ के बैठ जाता है और अपने हाथों से पानी को काटते हुए बोट को आगे ले जाने की कोशिश करने लगता है। और ऐसा करते देख उनके साथी भी बोट को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगते हैं। पर यह कोशिश बस कुछ ही मिनटों के लिए था, क्योंकि उनके शरीर में तो जान ही नहीं थी। करीब 34 दिन गुजर जाने के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आई। जिन देखता है कि आगे एक आइलैंड है, और जब तीनों उठ के देखते हैं तो उन्हें सच में एक आइलैंड दिखाई देता है। इस आइलैंड को देखकर एक बार फिर से जीने की नई उम्मीद आ जाती है। अब वो तीनों मिलके नाव को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ ही घंटों के प्रयास के बाद ही वो आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। करीब 34 दिनों के बाद उन्हें एक सूखी धरती नसीब हुई। उस आइलैंड में दूर तक जाने के बाद उन्हें कुछ झोपड़ियां नजर आईं। वो तीनों उस झोपड़ी में चले जाते हैं। तो दोस्तों, इन तीनों के लिए भले ही सफर मुश्किलों भरा रहा, लेकिन ये हमें कुछ सीख दे गया। चाहे लाइफ में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें कभी भी आस नहीं छोड़नी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक उम्मीद जीना सिखाती है और जिंदगी से लड़ना भी सिखाती है।